नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है और जो युद्ध का माहौल है, एक दूसरे के ऊपर जो सैनिक हमले हो रहे हैं, उसकी जिस तरीके से टीवी चैनल्स में रिपोर्टिंग हुई है और जिस तरीके से वहां पे जर्नलिज्म हो रहा है, उसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए, उसको लेके बहुत विवाद ऑलरेडी हो चुका है। और भारतीय टीवी चैनल की पूरी दुनिया में बहुत एक तरीके से कहें लानत मलानत हो रही है, बेइज्जती हो रही है। ये क्यों है, कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या युद्ध की विभीषिका की रिपोर्टिंग इसी तरीके से की जानी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें संजीदगी नहीं बरतनी चाहिए, क्या इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? राष्ट्रवाद एक अलग प्रश्न है। युद्ध के मौके पर हर आदमी को देश प्रेमी होना होता है और उस वक्त कुछ चीजों के ऊपर पर्दा रहता है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई खासतौर पर टेलीविजन चैनल में, वो किस ओर इशारा करता है? सीधे जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कर। जी सर। देखिए, मैं आपकी आखिरी लाइन से पकड़ता हूँ बातचीत को जी। कि क्या युद्ध की इसी तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। मैं अपनी बातचीत का प्रारंभ अपने खुद के अनुभव से करता हूँ और वो बहुत पुराना है, 1982 का है। और उन दिनों मैं एक मीडिया स्कॉलरशिप पर 3 महीने के लिए 1982 में लंदन में था। काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप थी, प्रतिष्ठित थी। और उस समय मिसेस थेचर सत्ता में थी इंग्लैंड में, और एक साथ कई घटनाएं चल रही थी उस समय लंदन में। मतलब कई घटनाएं में नाम अगर लूँ तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, विंबलडन चल रहा था, डायना माँ बनने वाली थी, और पहली बार किसी कैथोलिक चर्च का पोप इंग्लैंड की ज़मीन पर आने वाला था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये कि इंग्लैंड का उस समय अर्जेंटीना के साथ युद्ध चल रहा था और फॉकलैंड्स को लेकर चल रहा था, फॉकलैंड की आधिपत्य को लेकर चल रहा था। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना से जो युद्ध चल रहा था, अर्जेंटीना इंग्लैंड से या यूनाइटेड किंगडम से 11,000 किलोमीटर दूर है। तो ब्रिटेन जो है 11,000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ रहा था। चूंकि मैं बीबीसी की मीडिया की स्कॉलरशिप पर था और बीबीसी अक्सर जाना होता था कि तो वहाँ फॉकलैंड की रिपोर्टिंग को लेकर जो तनाव था वहाँ, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। वो देखने का मौका मिलता था, समझने का मौका मिलता था। और बीबीसी जैसा कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी के लिए जाना जाता है, उस समय की रिपोर्टिंग को लेकर जो बीबीसी पर आरोप लगे वो हमको समझना होंगे, और वो आज के संदर्भ में काफी इम्पोर्टेंट है। बीबीसी पर पहला आरोप ये था आशुतोष जी कि वो जरूरत से ज्यादा ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष हो रहा है, और इसके कारण वो युद्ध को लेकर ब्रिटेन के राष्ट्रवादी नजरिए को आत्मसात नहीं कर पा रहा है, ये आरोप था। और पूरी की पूरी सरकार के मंत्री, पार्लियामेंट, मिलिट्री कमांडर्स सब बीबीसी के खिलाफ थे। अब जो मुख्य बात है उस पर आता हूं कि बीबीसी दोनों पक्षों की फौजों में लड़ाई के लिए वो जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था वो ये कर रहा था कि ब्रिटिश फौजें और अर्जेंटाइन फौजें।
या ब्रिटिश विमान और अर्जेंटाइन विमान, बजाय इसके जो वहाँ की सरकार चाहती थी कि बीबीसी इस्तेमाल करे कि हमारी फौजें और दुश्मन की फौजें। बड़ा एक जो आज की हमारी जो पूरी रिपोर्टिंग है उसको ये अंडरलाइन करता है। ये 1982 का मेरा अनुभव है, जिस पर काफ़ी डिबेट भी हुई है, बहुत लिखा भी गया है। और गूगल करें तो फॉकलैंड्स वॉर एंड बीबीसी करके अगर करें तो उसमें उस समय की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब पूरी स्टोरी को अगर हम छोटा करें तो बीबीसी ने ब्रिटेन के नुकसान को कम करके आंकने और अर्जेंटीना के नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से मना कर दिया था। काफी प्रेशर था, हम देखते थे वहां चीजों पर डिबेट्स होती थी, बातचीत होती थी। इसका परिणाम यह हुआ आशुतोष जी कि बीबीसी की दुनिया भर में तारीफ हुई और बीबीसी की रिपोर्टिंग के कारण वो जो युद्ध था जो काफी लंबा चलता, वो छोटा हो गया और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच गई। उसमें सेना के भी लोग थे, नागरिक भी थे, और जो अर्जेंटीना के कमांडर्स थे उनको युद्ध की जो गैर जरूरत है, फ्यूटिलिटी है, उसके बारे में एहसास हुआ और वो पूरी की पूरी चीज बहुत कम नुकसान पर खत्म हो गई। और उस समय जो होम सेक्रेटरी थे विलियम्स व्हाइट लॉ, उन्होंने इस दबाव को मना कर दिया था स्वीकार करने से कि बीबीसी पर नियंत्रण कर लिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए, उसको कंट्रोल में ले लिया जाए। इसमें एक खास बात यह है आशुतोष जी कि बीबीसी की जो बड़ी फंडिंग उस समय का मुझे ध्यान है, आज भी हो सकता है, वो सरकार के द्वारा होती थी। अब मैं ये जो इतनी बातचीत के बाद अब अपनी बातचीत को पर केंद्रित करता हूँ कि सरकार की का इंटरेस्ट, अगर ये जो अभी चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है, उसको अगर खत्म करने और जनहानि को रोकने की है और युद्ध को का कार्यकाल या युद्ध का जीवन अल्पकालीन बनाना है, तो उसको नियंत्रित या नियंत्रण उसका उस मीडिया पर करना पड़ेगा जिसकी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग युद्ध को भड़का रही है। अब इसमें जो फर्क हो रहा है वो देखिए कि ये उन नागरिकों को उत्तेजित कर रही है जो युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर हैं। आप एक चीज इसमें फर्क देखिए कि जो लोग युद्ध के इलाकों से दूर हैं, सुदूर दक्षिण में हैं या मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, उनको उत्तेजित कर रही है, उन नागरिकों को। और जो बॉर्डर एरियाज में हैं, पंजाब में हैं या जम्मू में हैं या राजस्थान में हैं, उनको असुरक्षित ज्यादा कर रही है। मतलब हमारे ही नागरिकों में दो तरह का कैटेगराइजेशन हो गया। अब मैं वो जो खबरें हैं, भड़काऊ खबरें, उनका ध्यान उनको रिपीट नहीं करना चाहता कि कराची का क्या हुआ, इस्लामाबाद का क्या हुआ, लाहौर का क्या हुआ। मैंने अपनी एक बातचीत में जिक्र किया है कि अपनी जो 3-4 विजिट्स हैं मेरी पाकिस्तान की, मैंने इन सब शहरों को देखा है, नजदीक से लोगों से भी मिला हूं। हम युद्धकालीन परिस्थितियों में दो तरह की बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, पर दो तरह का मीडिया नहीं देख सकते, क्योंकि दो तरह का मीडिया नागरिकों में भ्रम फैलाता है और वो फिर सच की तलाश के लिए किसी तीसरे सोर्स पर जाते हैं।
जैसा कि हमारा मेरा अतीत का अनुभव है पुराने ज़माने का कि हम लोग बीबीसी पर ज़्यादा यकीन करते थे 1970 वॉर के समय, 67 के समय, 65 के समय। अब हो क्या रहा है कि वह मीडिया जो सरकार और सेना का अप्रत्यक्ष तरीके से नुकसान कर रहा है, मैं इसको नुकसान कहूंगा, जी। उसे नियंत्रित करने के बजाय सरकार उस मीडिया को नियंत्रित कर रही है जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीजों को पेश करके सरकार की मदद करना चाहता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह की चीजें अभी हुई हैं, जैसे कुछ यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध और द वायर पर खास करके प्रतिबंध अभी जो लगाया गया, वो लोगों, मतलब जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके गले नहीं उतर रहा है कि ये क्या सरकार क्या करना चाहती है। इसका पॉइंट ये है कि ये मतलब आज के जमाने में ये संभव ही नहीं है। इतने ज्यादा हम लोग टेक्नो सेवी हो गए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि सरकार का अपना एक मीडिया अलग हो और जनता जो है वो किसी और मीडिया की तलाश में जुटी रहे। ये हो ही रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी के लिहाज से जो मीडिया जनता के बीच में लोकप्रिय है, उससे सरकार बात करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके इस क्राइसिस का मैनेजमेंट करे, उसके बजाय जो सरकार की निर्भरता उस मीडिया पर ज्यादा हो गई है जो युद्ध को आगे बढ़ा रहा है या झूठी खबरें दे रहा है या लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है युद्ध के अचीवमेंट्स को लेकर। जैसा मैंने बीबीसी का एक उदाहरण दिया कि उसने मना कर दिया था कि हम ब्रिटेन के नुकसान को कम आंकते हुए और अर्जेंटीना के नुकसान को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर सकते। 1975 के में आशुतोष जी आंतरिक आपातकाल था। हम उस दौरान इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे दिल्ली में, और हमने देखा किस तरह से सेंसरशिप लगी थी, और प्रेस सेंसरशिप ने जो पूरे सिचुएशन थी, इंफॉर्मेशन, सूचना को बांटने की, प्रसार करने की, नागरिक तक पहुंचाने की, उसको दो भागों में बांट दिया था। मतलब पूरा मीडिया उस समय डिवाइडेड मीडिया था, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर इस समय इमरजेंसी एक्सटर्नल है, पर उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंटरनल हो रहा है। मतलब आप समझिए कि एक 1975 में इंटरनल इमरजेंसी थी, पर आज एक्सटर्नल इमरजेंसी है जो सीमाओं तक सीमित होना चाहिए, पर उसका इम्पैक्ट मीडिया के कारण, सिर्फ मीडिया के कारण, नागरिकों के कारण नहीं, वो इंटरनली भी हो रहा है। अब चूंकि जो हुकूमत है वो इमरजेंसी की पीठ पर बहुत कोड़े बरसा चुकी है, बरसाती रहती है, और वो आपातकाल और प्रेस सेंसरशिप को हमेशा निशाने पर लेती है अपनी आलोचनाओं में और अपने पूरे नरेशन में, डिस्कोर्स में। तो वो मॉरली इतनी ज्यादा अपराध से भरी ग्रस्त हो सकती है कि वो घोषित तौर पर प्रेस सेंसरशिप नहीं लगाएगी। भाई आप खुद ही आलोचना करते थे आपातकाल की भी और प्रेस सेंसरशिप की,
पर जिस तरह की कार्रवाई इस समय चल रही है, तो मैंने आपको बताया न्यूज़ पोर्टल वायर का और यूट्यूब चैनलों का, और जो भय है बाकी चैनलों में भय है, और वो भय ऐसा है कि सरकार कुछ कहे उसके पहले ही उन बहुत सारे चैनलों की जुबानें बदल गई हैं, उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी, उनकी आवाज़ें बदल गई है, उनके कंटेंट पूरे सॉफ्ट हो गए हैं। ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मतलब सरकार पहले एक वैकल्पिक माध्यम था सरकार को सूचना प्राप्त करने का, कि जो चीज गोदी मीडिया से उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती वो उसको इस पैरेलल जो चैनल है जिसको कहते हैं वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, उससे मिल रही थी। अब हो क्या गया है कि बॉटल नीचे से भी बंद थी, ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया आपने। तो आपातकालीन परिस्थितियां अगर लंबे समय तक चलती है तो इंफॉर्मेशन के प्रति, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन के प्रति जो सरकार का जीरो टॉलरेंस अभी वैकल्पिक मीडिया के प्रति प्रकट हो रहा है, वो आगे चलकर वैकल्पिक राजनीति या विपक्ष की राजनीति या नागरिकों पर भी व्यक्त हो सकता है या प्रकट हो सकता है। और ये सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है। मतलब हमको ये जो मीडिया पर कार्रवाई है उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूं देखने की जरूरत है कि इसका जो एनलार्जमेंट है वो कहीं विपक्ष की आवाज या नागरिकों की आवाज या प्रतिरोध की आवाज पर तो आगे चलकर नहीं बढ़ेगा। और सवाल ये है कि फिर नागरिकों के लिए देखने, पढ़ने, समझने के लिए बचेगा वो कालांतर में या लॉन्ग रन में किसके खिलाफ जाएगा। आपातकाल का उदाहरण अगर हम देखें तो वो कुल मिलाकर वो लोग जो सत्ता में होते हैं उनके खिलाफ जाता है। तो इसलिए हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। और हमने बीबीसी से शुरू किया था तो हम इसी पर ख़त्म करते हैं कि सरकार अगर हकीकत में रुचि रखती है कि ये इस लड़ाई को बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत नागरिकों को बहुत कीमत देना पड़ती है, तो देश को देना पड़ती है, इकॉनमी को देना पड़ती है। वो लोग जो बॉर्डर्स पर हैं, पंजाब में आप देख रहे हैं किस तरह का हाल है। इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर सरकार को ईमानदारी से शुरुआत करनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑनेस्ट लोग हैं इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस तरह से सरकार अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करती है सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो मैं आज की बातचीत इसी नोट के साथ खत्म करता हूँ। जी।